हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू द कंसेप्चुअल जीएस। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्लास 6 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो अब हम आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ग्लोब यानी लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड, ग्लोब अक्षांश और देशांश। तो चलिए फिर इसे स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि पृथ्वी ध्रुवों की तरफ चपटी होती है और बीच में उभरी हुई होती है। आखिर हम समझते हैं कि पृथ्वी होती कैसी और दिखती कहते हैं। तो जिसे हम देखने के लिए किसके माध्यम से समझते हैं, पृथ्वी को हम जो उसका आकार होता है उसे समझने के लिए हम ग्लोब के माध्यम से समझते हैं। तो इससे पहले हम समझते हैं कि ग्लोब होता क्या है, यानी ग्लोब। तो हम समझते हैं कि ग्लोब क्या है। ग्लोब पृथ्वी का छोटा सा स्वरूप है जिसे हम ग्लोब कहते हैं, यानी पृथ्वी जिस आकार की है उसी का एक छोटा सा स्वरूप होता है जिसे हम ग्लोब कहते हैं। तो हम समझते हैं ग्लोब देखो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ग्लोब का कोई भी आकार हो सकता है। ग्लोब कहो इतना बड़ा हो सकता है जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा भी ना सकते हैं। कहो ग्लोब छोटा सा हो जिसे हम पॉकेट में रख के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएं, या एक बलून की तरह हो जिसमें हम हवा भर के यूज कर सकते हैं। तो ग्लोब विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं साइज के अनुसार, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। आगे हम बात करते हैं ग्लोब अस्थिर होते हैं क्योंकि इन्हें घुमाया जा सकता है, जैसे लट्टू घूमता है या पहिया घूमता है, इस प्रकार से इसे घुमाया जा सकता है। और बात करते हैं कि ग्लोब पर किसे दर्शाया जाता है, तो ग्लोब पर महाद्वीप, देश एवं महासागरों को दर्शाया जाता है। आगे बात करते हैं कि ग्लोब पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के समान दर्शाना कठिन होता है। बात करते हैं अगर ग्लोब पर कोई भी बिंदु बना हुआ होता है, यानी कोई भी आकार बना हुआ, तो उसे हम कैसे पहचानें कि वो कहाँ पर है। तो इसकी स्थिति के लिए हमें कुछ बिंदुओं की भी आवश्यकता होती है जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा स्थान कहाँ पर होता है। इससे पहले हम समझते हैं कि ग्लोब अगर किस साइज़ का बना हुआ होता है, तो हम समझते हैं कि आखिर ग्लोब होता किस आकार में है। तो पृथ्वी का वह छोटा सा स्वरूप हो उसे ही हम ग्लोब कहते हैं। तो ग्लोब एक पूरा आकार में होता है जो पूरा गोल होता है। इसी प्रकार से कुछ ग्लोब बना हुआ होता है। बात करते हैं ग्लोब में पूरा सर्कल होता है, तो उसके साथ ही इसमें एक सुई सी लगी हुई होती है जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक होती है। ये सुई होती है जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अक्ष कहते हैं, जिस पर ये बना हुआ होता है। ग्लोब कुछ इस प्रकार से बना हुआ होता है जिस पर ये लगी होती है, इस हिसाब से। इस प्रकार से जो यहाँ पर ये सुई लगी होती है इसे हम क्या बोलते हैं, अक्ष यानी एक्सिस। इस बिंदु को हम अक्ष कहते हैं। और ये दो भागों में होता है, एक ऊपर से होता है, एक नीचे होता है। तो इन्हें ही हम ध्रुव बोलते हैं। ऊपर वाला हो जाता है, ये हो जाता है हमारा नॉर्थ पोल, और नीचे वाला हमारा हो जाता है साउथ पोल। तो ये दो भागों में एक ऊपर नॉर्थ पोल को हो जाता है, एक नीचे साउथ पोल होगा। बात करते हैं हम ग्लोब को उसी प्रकार से घुमा सकते हैं जिस प्रकार से पृथ्वी घूमती है, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ पे। बात करते हैं कि इसमें जो ये सुई लगी होती है, दरअसल ऐसी पृथ्वी में कोई सुई सी नहीं होती है, कोई ना कोई काल्पनिक रेखा होती है। पृथ्वी अपनी काल्पनिक रेखा होती है जिस पर ये पृथ्वी घूमती है, उसमें ऐसी कोई भी सुई नहीं लगी होती है जिससे ये घूमती है। तो इससे ये दो पूरब, जिस हिसाब से पृथ्वी घूमती है उसी हिसाब से ये पश्चिम से पूरब की तरह घूमती है। और ये दो भागों में जो ऊपर वाला हो जाता है, ये नीचे वाला साउथ पोल हो जाता है, ऊपर वाला नॉर्थ पोल हो जाता है। तो आगे समझते हैं कि पृथ्वी में ऐसी कोई लाइन नहीं होती, बस वह काल्पनिक रेखा होती है जिस पर वह घूमती है। इसी के बीच में एक और काल्पनिक रेखा पाई जाती है जो बीच में मध्य में होती है, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर ये वो काल्पनिक रेखा होती है जो इसे दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, ऊपर और नीचे की तरफ। और इसकी जो माप की जाती है उसे हम 0 डिग्री में मापते हैं। तो इससे क्या होता है, जिससे ऊपरी वाला भाग हो जाता है वो नॉर्थ पोल हो जाता है और नीचे वाला साउथ पोल। तो इससे जो ऊपरी वाला होता है हम उसे उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो जो ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। तो ये वो रेखा होती है जो इसे दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। इससे बात करते हैं, इसे हम विषुवत, हिंदी में विषुवत रेखा भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसे इक्वेटर कहा जाता है।
यह एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जिसके माध्यम से हमें पृथ्वी के अन्य बिंदुओं के बारे में भी पता चलता है। इसी के समांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं, जो ग्लोब पर इसी के समांतर जो रेखाएं आती हैं, इन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जो इस प्रकार से जो रेखाएं खींची जाती हैं, इन रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो जो हमारी ये लाइनें निकल के आती है, हमारी लाइनें लैटिट्यूड कहलाती हैं। लैटिट्यूड्स कहलाती हैं। तो इस प्रकार से समझते हैं, जो यहाँ पर ये इक्वेटर हमारी होती है, इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे हमारी ये वाली लाइन होती है जो इक्वेटर में आती है, इस लाइन के ऊपर जितनी भी रेखाएं आएंगी, ये सब हमारी रेखाएं कैसी कहलाएंगी? उत्तरी अक्षांशीय रेखाएं कहलाएंगी, और जो नीचे वाली आएंगी वो सभी दक्षिणीय अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी, यानी नॉर्थ लैटिट्यूड और ये साउथ लैटिट्यूड। अब समझते हैं कि जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर ये जैसे हमारा 0 डिग्री जाता है, इसके ऊपर यहाँ पर कोई पॉइंट होता है, तो यहाँ पर जो भी बिंदु कहलाएगा वही बिंदु हमारे यहाँ भी रहेगा, क्योंकि यहाँ से 0 के बाद इधर काउंटिंग बढ़ेगी, इधर काउंटिंग बढ़ेगी। तो जैसे समझ लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट है 20 पर, और यहाँ पर भी 20 पर, तो इसे हम नॉर्थ लैटिट्यूड बोलेंगे और इसे हम साउथ लैटिट्यूड बोलेंगे। तो इस हिसाब से हमारी लाइनों को डिवाइडेशन हो जाता है। ऊपरी वाली हम उत्तरी अक्षांश बोलते हैं और नीचे वाले को दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। कोई भी बिंदु हो सकता है, जैसे यहाँ पर है तो 20 अंश पर यहाँ भी स्थित हो सकता है, यहाँ भी स्थित हो सकता है। फर्क दोनों में ये रहेगा कि दोनों के साथ हम उत्तरी अक्षांश और नीचे के साथ दक्षिणी अक्षांश का यूज करते हैं। आगे बात करते हैं इनके कोणों की। तो जिनका देखो मान जो होता है, उसमें क्या होता है कि जो हमारी इक्वेटर रेखा होती है, मैं आपको अभी बताता हूँ। जो हमारी इक्वेटर रेखा होती है, ये वाली जो मध्य वाली रेखा है, काल्पनिक रेखा जो इक्वेटर वाली रेखा होती है, इससे दोनों ध्रुव, ये हमारा ऊपर वाला ध्रुव हो गया और ये नीचे वाला ध्रुव हो गया, तो इससे दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है वह पृथ्वी के जो पूरा वृत्त होगा उसके 360 डिग्री के 1/4 हिस्सा होती है। यानी जो हमारा पूरा वृत्त होगा वो 360 का होता है, इसका 1/4 कितना हो जाएगा? 1/4 भाग यानी 90 डिग्री हो जाएगा। तो जो ऊपर वाला भाग ये होता है, ये 90 डिग्री का होता है और नीचे वाला 90 डिग्री का होता है। तो जो ऊपर नॉर्थ पोल होगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा और नीचे वाला साउथ पोल वो भी 90 डिग्री का हो जाए। इसी के साथ हमने देखा है कि ये काल्पनिक रेखा होती है। अन्य काल्पनिक रेखाएं भी हैं जो इसी में अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। तो अन्य काल्पनिक रेखाएं जो अक्षांशीय रेखाएं उन्हें भी हम समझते हैं। तो जो हमारी बीच वाली रेखा हो जाती है वो हो जाती है इक्वेटर। इसे हम पूरा क्लीन करते हैं, उसके बाद आगे से अच्छे से समझते हैं। जैसे हमारा ये पूरा ग्लोब हो गया, उसके बाद हमारी एक बीच जो रेखा होती है वो किसे, इसे हम बोलते हैं इक्वेटर, जो बीच से डिवाइड करती है। ये 0 डिग्री पर होती है इक्वेटर। उसके बाद इसके जो ऊपर एक रेखा होती है वो यहाँ से डिवाइड करते हैं, और एक नीचे होती है। इससे साथ में आपको याद रहेगा कि ये वाला जो होता है, यहाँ पर जो पॉइंट हो जाए वो हमारा नॉर्थ पोल रहेगा, नॉर्थ पोल, और नीचे वाला जो रहता है वो साउथ पोल रहता है। और इसी प्रकार समझा है कि 90 डिग्री ऊपर डिवाइडेशन रहता है और 90 डिग्री नीचे रहता है। तो जो हमारी सेकंड लाइन रहती है, ये यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही होगी, इसे कम कर लेते हैं, यहाँ पर रहती है। इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसकी माप की बात की जाए तो ये 23.5 डिग्री होती है। सेम ऐसी नीचे लाइन भी होती है जो साउथ पोल में होती है, यहाँ पर इसका भी मान रहता है 23.5, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बात
तो इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। इनके नाम हिंदी में भी लिख लेते हैं। तो ये जो ऊपर वाली कहलाती है हमारी कर्क रेखा कहलाती है, कर्क रेखा, और जो नीचे वाली होती है इसे हम मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा। उसके बाद एक और लाइन होती है जो काल्पनिक रेखा है, जो यहाँ पर होती है और एक नीचे होती है। तो ये वाली हमारी कहलाती है आर्टिक, आर्कटिक, और नीचे वाली ये हो जाती है हमारी अंटार्कटिक, अंटार्कटिक। इनकी माप की बात की जाए तो ये 66 हाफ हो जाती है डिग्री, और नीचे वाली भी 66 हाफ डिग्री हो जाती है। ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं जिनके माध्यम से हमें इनकी अक्षांशों की दूरी के बारे में पता चल जाता है, तो इससे हमारी अक्षांश रेखाएं क्लियर होती हैं। एक जो बीच वाली होती है इक्वेटर होती है, यहाँ पर 0 डिग्री रहता है। इसके बाद जो ऊपर वाली है 23 हाफ, उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। उसी के जस्ट नीचे जो साउथ पोल में आती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाती है, जिसे हिंदी में कर्क रेखा, और नीचे वाली को मकर रेखा कहते हैं। उसके बाद ऊपर आती है 66 हाफ डिग्री वाली, उसे हम आर्टिक बोलते हैं, नीचे वाले को अंटार्कटिक बोलते हैं। तो इस हिसाब से ये लाइन होती हैं जो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं लैटिट्यूड वाली। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि पृथ्वी के जो लैटिट्यूड रेखाएं हैं वो महत्वपूर्ण कौन कौन सी होती हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। जो बीच वाली होती है उसे हम इक्वेटर बोलते हैं। इसके साइड से नीचे आती है साउथ पोल में, वो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाती है, जिसे हिंदी में हम मकर रेखा बोलते हैं। इसके माप की बात की जाए तो ये 23 हाफ डिग्री होती है। इसके बाद जस्ट ऊपर में जो होती है नॉर्थ पोल में, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है। जो माप सेम दोनों की रहती है, बस इसे हिंदी में हम कर्क रेखा कहते हैं। उसके बाद जो 66 हाफ होती है वो आर्टिक होती है, नीचे वाली अंटार्कटिक होती है। तो इस हिसाब से ये लैटिट्यूड रेखाएं, महत्वपूर्ण लैटिट्यूड रेखाएं होती हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे हम समझते हैं हीट जोन, जो इनका जो टेम्परेचर है यानी हीट जोन वो कैसा है। तो चलिए फिर आगे उसे समझते हैं। फिर से हम अपना एक ग्लोब बना लेते हैं। इस हिसाब से कुछ हो जाता है। यहाँ से हमें पता था बीच में जो गुजरती है वो हमारी क्या कहलाती है, इक्वेटर, जिसे हम 0 डिग्री पर रखते हैं। उसके बाद जो हमारा ऊपर वाला था वो क्या था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद जो नीचे वाली थी वो थी हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इससे हम माप की भी बात कर लेते तो ये 23 हाफ डिग्री थी, ये 0 डिग्री थी, ये 23 हाफ डिग्री थी। इसके बाद जो नीचे वाला था यहाँ पर था हमारा अंटार्कटिक, ऊपर वाली जो थी ये आर्कटिक। माप की बात की जाए तो माप की बात की जाए तो ये 66 हाफ डिग्री थी, ये 66 हाफ डिग्री थी। यहाँ पर हमारा जो पॉइंट रहता है ये हमारा नॉर्थ पोल है, और नीचे वाला हमारा साउथ पोल है। तो बात करते हैं इनकी हीट जोन की, कहाँ पर कितना हीट रहता है। तो सबसे पहले समझते हैं जो ये बीच वाला एरिया रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच का जो ये वाला एरिया है, ये ऐसा एरिया है जहाँ पर वर्ष भर दिन में एक समय वो आता है जब सर के ऊपर से सूरज निकल आते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब हमारे मई जून का मंथ होता है तो उस टाइम पर क्या होता है कि दोपहर के टाइम जो सूरज होते हैं, सन होता है, वो हमारे सर के ऊपर आता है, बिल्कुल सीध में हो जाता है। तो ये ऐसा प्लेस है जहाँ पर वर्ष भर दिन में एक बार सूर्य सर के ऊपर आ जाते हैं। तो इस कारण क्या होता है, यहाँ अधिक ऊष्मा हमें महसूस होती है, जिस कारण इस एरिया को क्या बोलते हैं, टेरेट जोन। टेरेट जोन, जैसे हिंदी में हम उष्ण कटिबंध बोलते हैं, हिंदी में इसे उष्ण कटिबंध, इसे इंग्लिश में टेरेट जोन बोलते हैं, हिंदी में उष्ण कटिबंध।
उष्ण कटिबंध। इसके बाद ऊपर की बात करते हैं तो ये एरिया जितना इधर रह जाता है, इसका ये वाला एरिया सेम इसी का नीचे वाला ये एरिया, ये ऐसे एरिया हैं जहाँ पर वर्ष में कभी भी ऐसा टाइम आता है नहीं जब सूर्य सर के ऊपर आए। हमेशा यहाँ पर तिरछी लाइनें रहती हैं, सूर्य के जो प्रकाश रहता है हमेशा तिरछी रहती है, तो जिस कारण हमें यहाँ ऊष्मा तो महसूस होती है लेकिन उसके अकॉर्डिंग यहाँ हमें ऊष्मा महसूस नहीं होती है। तो जिस कारण से हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हिंदी में इसे हम शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। उससे हम ऊपर वाला यहाँ पे रहता है शीतोष्ण कटिबंध। सेम ये रहता है, बस ये नीचे वाला है तो ये साउथ जो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध रहेगा, ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध रहेगा। इसे हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं तो इसका हम इंग्लिश में नाम देख लेते हैं कि इंग्लिश में से हम क्या कहते हैं। तो जैसे इंग्लिश में हम ये नॉर्थ वाला रहता है तो इसे हम नॉर्थ में बोल देते हैं, और इसे टेम्परेट जोन इसे हम नॉर्थ, जो हमारा नीचे वाला रहेगा इसे हम नॉर्थ और ऊपर वाले को साउथ बोलते हैं। तो इसे हम नॉर्थ साउथ में लिख देते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन यानी उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और नीचे वाला साउथ टेम्परेट जोन जिसे हम दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उसके बाद हमारा ये वाला एरिया बचता है नीचे वाला, जिसको हमने आर्कटिक लिखा था, नीचे अंटार्कटिक लिखा था। तो ये ऐसा एरिया होता है जहाँ पर वर्ष भर प्रकाश की किरणें हमेशा तिरछी आती, कभी भी प्रकाश की किरणें सीधी आती नहीं, जिस कारण यहाँ पर वर्ष भर हमेशा ठंड पड़ती है, जिस कारण से हम क्या बोलते हैं, फ्रिगेड जोन। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ कि कहाँ पर कैसा मौसम रहता है। जो बीच वाला एरिया रहता है जिसे मैंने बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला, यहाँ पर क्या रहता है, प्रकाश की किरणें हमेशा दिन में एक बार ये होता है कि सर के ऊपर आ जाती हैं, जिस कारण क्या हो जाता है, यहाँ पर ऊष्मा अधिक महसूस होती है, जिस कारण हमेशा गर्मी रहती है। इस कारण से हम उष्ण कटिबंध एरिया बोलते हैं, जिसे टॉर्रिड जोन इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद जो ऊपर वाला आता है हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के आर्कटिक के बीच वाला, और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के अंटार्कटिक के बीच वाला एरिया, यहाँ पर हमें इसकी अपेक्षा ऐसा एरिया है जहाँ पर कभी भी हमें सर के ऊपर सूर्य देखने को नहीं मिलते, तो जिस कारण यहाँ मौसम रहता तो है गर्म लेकिन उतना नहीं रहता, जिस कारण से हम शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। ऊपर वाले को हम उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और नीचे वाले को दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध यानी नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन बोलते हैं। तो ये एरिया यहाँ पर सर्दी होती है लेकिन इतनी अधिक नहीं होती है, ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन नीचे वाली जो एरिया रहता है यहाँ पर क्या होता है, वर्ष भर में प्रकाश कभी उतना प्रकाश मिल ही नहीं पाता है, जो किरणें आती क्षैतिज आती हैं, जिस कारण यहाँ पर हमेशा वर्ष भर सर्दी रहती है, ऊपर वाला भी एरिया और नीचे वाला एरिया भी। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि यहाँ तक कि कहाँ पर कितनी हीट जोन रहता है, कहाँ का कैसा टेम्परेचर रहता है, और महत्वपूर्ण लैटिट्यूड रेखाएं कौन कौन सी हैं। तो आज के चैप्टर में इतना ही। तो इससे अगले वाली जो सेकंड पार्ट की क्लास होगी उसमें इस चैप्टर के आगे में जो चीज़ रह रही हैं, जैसे हमारी लॉन्गिट्यूड रह रही हैं, उसके बाद समय टाइम निकालने का जो प्रोसेस होती है उसे भी समझेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस वीडियो में जुड़ने के लिए।